तो अगर आपको ये पता लग जाए कि मेरे साथ अगले साल क्या हो सकता है या क्या धोखा हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं, सावधानी, क्योंकि सावधानी उपाय से बेहतर है। ये सब कुछ जानते हैं ना, सब कोई जानता है। सबसे पहले हम धोखे को समझते हैं। धोखा आप समझिए, धोखा बहुत तरह का होता है। सबसे पहले धोखे के अंदर आप ये लिखिए, जब कोई चीज आपके साथ चीटिंग हो जाए और जब वो आपको पता लग जाए, तब वो धोखा है। किसी ने मेरे साथ कुछ भी फ्रॉड या चीट किया और मुझे उसका कुछ पता ही नहीं चला, तो जो मुझे पता नहीं चला उसका वो तो मैं फ्रॉड मान ही नहीं सकता। इज इट करेक्ट? ऐसे ही है ना? तो जी। जो कोई मेरे साथ कोई धोखा करे और मुझे पता लग जाए, उसी को आप कहेंगे धोखा या फ्रॉड कहेंगे। ठीक है ना? अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जाने अनजाने धोखा ऐसा भी हो जाए कि मुझे फायदा हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कि कोई मेरा इस वर्ष में मेरा धोखे का ग्रह बना सूर्य, और मुझे एक हार्ट अटैक आ गया, माइनर सा हार्ट अटैक आ गया। मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे ट्रीटमेंट मिल गया, मैं बच गया। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी एडवाइस करी, आपको ये नहीं खाना, ये रूटीन रहेगी, आपको आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो मैं इतना डर जाऊंगा कि मैं डॉक्टर को पूरी तरह से फॉलो करूंगा, है ना? और मैं अपना जीवन पूरी तरह से बदल दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा मेरी लाइफ का। पहले मैं खूब शराब, मांस, मदिरा का सेवन करता था, लेकिन अब डॉक्टर के कहने पे मैं हरे पत्ते की सब्जी भी खा रहा हूँ, रोज वॉक भी करने जा रहा हूँ। तो मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब आप इस धोखे को क्या कहेंगे? इस कंडीशन को क्या कहेंगे, है ना? इस कंडीशन को कहेंगे धोखा अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। कुछ चीजें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई, तो हर धोखा आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरा कुछ प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, भाई के साथ या किसी और के साथ विवाद चल रहा है। तो किसी वर्ष में मेरा मंगल धोखे का ग्रह बन गया। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी में, भाई के साथ, और मंगल से कुछ और रिलेटेड चीजों में मेरे साथ धोखा हो सकता है। ठीक है ना? तो जो भी ग्रह के कार्य तत्व हैं और जो ग्रह जिस घर में बैठा है, उसी के हिसाब से वो धोखा देगा। लाल किताब में 3 या 4 तरह से धोखे के ग्रह निकाले जाते हैं। 3 या 4 तरह से क्यों? क्योंकि हमारे साथ कुछ ना कुछ धोखे लगे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चक्करबाजियां रहती हैं। तो यहाँ पर एक, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए भी और जिनको मालूम है उनके लिए भी, कि लाल किताब जब तक अधूरी है जब तक आपको हस्तरेखा का ज्ञान ना हो। क्योंकि जिसने अगर लाल किताब मंगाई है और नहीं मंगाई है, तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, तो पता होना चाहिए कि उस पूरी लाल किताब समुद्रिक सिद्धांत पर बेस्ड है। और लाल किताब की जब हस्तरेखा की कुंडली आप बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि राहु केतु अलग अलग घरों में भी बैठे हो सकते हैं। या वैदिक की तरह कोई ऐसा नियम कानून नहीं है कि अगर राहु एक में होगा तो केतु सेवंथ में होगा। इसी नियम कानून को हम फॉलो करेंगे और धोखे का ग्रह निकालेंगे। और धोखे का ग्रह, इसलिए मैं आपकी उसकी इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहता हूं पहले, कि जब भी आप वर्षफल निकालते हैं, क्योंकि लाल किताब पूरा का पूरा बेस्ड ऑन है वर्षफल पे। जी। और वर्षफल में जब भी आप वर्षफल निकालते हैं, तो अक्सर लोग धोखे का ग्रह निकालना भूल जाते हैं या उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको निकाल के जी। और लाल किताब की खास बात यह है कि आपको 120 ईयर की आपकी सारणी देती है, वर्षफल देती है। आप 120 साल तक का निकाल के रख सकते हैं अपना धोखे का ग्रह। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप लोगों की आशा है आप लोगों ने अपने अपने चार्ट निकाल लिए होंगे और आपके पास एक ब्लैंक चार्ट भी होगा। नहीं है तो आप अभी बना लीजिए। और जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे लिखते जाइए। सबसे पहले हेडिंग लिखिए, धोखे का ग्रह। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपसे।
आप लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? कुछ लोग मुझे बता सकते हैं थंब रूल करके या बोल के भी कि स्क्रीन दिखाई दे रही है? ये सर दिख रही है। ओके। ये चार्ट आप एज इट इज नोट कर लीजिए प्लीज। सर थोड़ा सा एनलार्ज कर लो। मैं बोल भी रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। मैं बोल भी रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। ये मैं डबल कैसे आ रहा हूँ, प्लीज मैं म्यूट कर दें। डबल कैसे आप प्लीज कर दें। क्या कोई डबल लॉगिंग है? क्या कोई डबल शॉटिंग है? कोई डबल है तो हट जाओ प्लीज। कोई प्लीज। डबल है तो हट जाओ प्लीज। प्लीज। सर आप म्यूट कर दें सबको, सर ठीक हो सर आप जाएगा। म्यूट कर दें सबको, सर ठीक हो जाएगा। प्लीज एक बार दोबारा चेक कर लें, नहीं तो मैं म्यूट कर प्लीज दूंगा, एक फिर मुझे बार बात नहीं हो पाएगी। मैं म्यूट कर दूंगा, फिर मुझे बात नहीं हो पाएगी। तुल्ला पकड़ू लिया। म्यूट कर दूं? म्यूट कर। हाँ लो। हाँ। आशा आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। नितिन जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को अनम्यूट करके मुझे आंसर देते रहें, कि मैं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो जाता है जब कोई श्योर बात श्योर नहीं। सर, श्योर श्योर, हाँ कोई नहीं, बोलिए। ये चार्ट आप लोग जो मैंने आपको बोला था ब्लैंक चार्ट, अपना एज इट इज नोट कर लें। हाउस नंबर 1 सन, हाउस नंबर 2 मून, हाउस नंबर 3 केतु, हाउस नंबर 4 मार्स, हाउस नंबर 5 मरकरी, हाउस नंबर 6 सैटर्न, हाउस नंबर 7 राहु, हाउस नंबर 8 एम्प्टी, हाउस नंबर 9 एम्प्टी, हाउस नंबर 10 जुपिटर, हाउस नंबर 11 वीनस, और हाउस नंबर 12 इज एम्प्टी। हेडिंग डाल लें आप इसके आगे, धोखे की कुंडली। आशा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब रूल लिखिए। Like move it like here. Yeah. इसको जूम कम करो। Mm. Oh, this. ओके। नितिन जी, आप आंसर जी करें, सर। नोट हो गया, कंप्लीट है। रूल नंबर 1 लिखिए। जी। आपके बर्थ चार्ट में, नेटल जातक के बर्थ चार्ट में, जी। जहां भी सूर्य है, सन, वो हाउस नंबर आप नोट कर लें। जी सर। आपके नेटल चार्ट में जो लोग भी अपना धोखे का ग्रह निकाल रहे हैं, आपके नेटल चार्ट में जहां भी सूर्य लिखा है, किसी का जिस भी हाउस में लिखा है, सपोज आपका खाना नंबर, मैं लाल किताब की भाषा में बात कर रहा हूँ, लाल किताब में हाउस को खाना नंबर कह के बुलाया गया है। तो अगर उसी किताब की भाषा में बात की जाए, तो जिस भी हाउस या खाना नंबर में आपका सन बैठा हुआ है नेटल चार्ट में, आप उसको नोट कर लें। सिर्फ एक ही रूल याद रखिएगा। मैं यहाँ पर एक कुंडली बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए।
आपके जिस भी हाउस में सन है, अगर किसी का सन थर्ड हाउस में बैठा है तो आपने 3 लिख लेना है। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर किसी भी नेटिव के हाउस नंबर 6 में सन है, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर सन, तो वो नोट करेगा नंबर 9। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। जिस किसी भी जातक के हाउस नंबर 9 और जिस किसी का भी सन 7th हाउस में है, अगर उसका हाउस नंबर 1 एम्प्टी है, खाली है, तो वो लिखेगा हाउस नंबर 5, संख्या नंबर 5। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, तो आप लोगों से पूछ सको किसी को कुछ। सर 6 में आएगा तो सर आप 9 म्यूट हो। सॉरी, माय लिखेंगे। बैड, मैं म्यूट ही हो गया, सॉरी। अगर खाना नंबर सन आपका नेटल चार्ट में, सन में नेटल चार्ट की बात हो रही है यहाँ पर, इस कुंडली की बात नहीं हो रही। अगर आपके नेटल चार्ट में सन हाउस नंबर 6 में है तो आप लिखेंगे 9। और अगर आपके सेकंड रूल, अगर आपके सन 7th हाउस में है और फर्स्ट हाउस एम्प्टी है, एम्प्टी, हम्म। तो आप मतलब वहाँ कोई लिखेंगे ग्रह नहीं है। 5। इज इट करेक्ट? अगर ये हाउस एम्प्टी नहीं है तो आप 7 ही लिखेंगे। ये फिर हटा रहा हूं। अगर फर्स्ट हाउस एम्प्टी नहीं है, ये यहां पर कोई भी ग्रह बैठा है, एक मार्स बिठा लें, तब आप लिखेंगे 7। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो अनम्यूट करके पूछ लें प्लीज। चाहे तो कोई रिपीट भी कर सर सकता है इस बात को। सन 6 में बैठा होगा तभी 9 लिखना है, बाकी कहीं भी हो तो कुछ नहीं करना चेंज। नहीं नहीं मैम, रूल नंबर दोबारा से सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए। सबसे नहीं, पहला रूल 7th है वाला हाउस। कि अगर अगर आपके नेटल चार्ट में, बर्थ चार्ट में, एक मिनट में दोबारा से मिटा रहा हूँ इसको, प्लीज दोबारा से बताता हूँ। रूल शायद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, चाहे तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में खान रूल नंबर 1, खाना नंबर 6, हाउस नंबर 6 में सन है तो आप लिखेंगे नंबर 9। अगर रूल नंबर 2 लिखिए, अगर आपके हाउस नंबर 7 में सूर्य है और हाउस नंबर 1 एम्प्टी है, तब आप लिखेंगे 5। अगर हाउस नंबर 1 में कोई भी ग्रह बैठा है आपके नेटल चार्ट में, सपोज यहाँ पे मार्स बैठा है, तो आप लिखेंगे 7। यहां तक रुकिए। अब लास्ट का रूल लिखिए। अगर आपके हाउस नंबर 9 में है सूर्य, तब आप लिखेंगे 6। इसको आसान भाषा में समझा दूं, जहां पर 6 लिखा है वहां पर 9 कर दीजिएगा, जहां पर 9 लिखा है वहां पर 6 कर दीजिएगा। और अगर आपके नीच का सूर्य बैठा है हाउस नंबर 7 में और अगर हाउस नंबर 1 खाली है तो आप लिखेंगे नंबर 5। और अगर मार्स बैठा है, आपका फर्स्ट हाउस एम्प्टी नहीं है, तो आप
पूरा का पूरा 7 लिखेंगे। इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, नहीं तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जी में। सर, नेक्स्ट स्टेप नोट क्लियर है सर। कीजिए। नेक्स्ट स्टेप नोट कीजिए, स्टेप नंबर 2। नंबर 2 स्टेप। नंबर 2 स्टेप में आप लिखेंगे आपकी या किसी की भी जातक की जिसका आप धोखे का ग्रह निकाल रहे हैं, उसकी रनिंग एज। एक एग्जांपल लेता हूं, मेरी रनिंग एज 49 है। रनिंग एज, आई होप सबको समझ में आता होगा। रनिंग एज जो भी आपकी उम्र चल रही है उसमें आप प्लस करेंगे 1। तो 49 प्लस 1 हो गया 50। अगर किसी जातक का सूर्य थर्ड हाउस में बैठा है तो हम उसमें से माइनस करेंगे 3। तो 50 में से 3 गया 47। और 47 को हम डिवाइड करेंगे। ये आपको मैन्युअली करना है कैलकुलेशन, कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करें। 12 से। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 48 तो इससे ज्यादा होता है। तो 36, 12 तिया 36, 36। अगर किसी को हिंदी समझ में ना प्रॉब्लम आ रही हो तो इंग्लिश में मैं बता दूंगा जरा एकदम। और अब जो हमारा शेष फल जिसको आप कहते हैं रिमाइंडर बचा है 11। इज इट करेक्ट? जी सर। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अगर किसी को भी क्लियर नहीं हो तो दोबारा करता हूँ। सर एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। गौर सर, एक सवाल है सर। जैसे मान लीजिए कि मेरी रनिंग एज अभी 45 है, जी। मतलब 46 है, 45 कंप्लीटेड है। हम्म। तो और सन मेरा सर 12वें घर में है। तो मैं हम्म। 45 माइनस 12 करूंगा सर, है ना? आपकी रनिंग एज आपने कितनी बोली? 45 सर, तो 45। 45 मतलब प्लस 40। 1 आप ही की एज कर लेते हैं। वेट मिनट, 1 मिनट राजीव सर। जी। वेट। हाँ जी, एग्जाम्पल लेते हैं हम। अभी जो सर बोल रहे हैं उन्होंने बोला मेरी रनिंग एज कितनी है सर आपकी? 45 सर। 45। ये रनिंग एज है। आपका बर्थ किस मंथ का है? सर एक सेकेंड, 81 से अगर जोड़ें सर तो 81 से मेरी 45 कंप्लीट हो गई। 46 है सर, सॉरी, रनिंग एज अभी। नहीं, आपका बर्थ मंथ कौन सा है? सितंबर है सर, सितंबर 1981। लास्ट सितंबर में, यानी आपका बर्थ डेट है ना? तो अभी आपका रनिंग 46 चल रहा है, आप कह रहे हैं, करेक्ट? 46, जी जी सर। तो 46 प्लस 1 कर लीजिए। जी जी। हम्म। एक मिनट। फोर्ट ये क्या हो गया अभी? 46 प्लस 1 हो गया 47। और आपका सन कौन से हाउस में बैठा है सर? 12th हाउस में बैठा है सर सर। -12 कर लीजिए भाई, सीधा सीधा। कितना हो गया? कोई मुझे बता सकता है? 17। 35। सात में से 2 गया 35। 5। 35। 35 हो गया। इज इट करेक्ट? अब जी सर। 35 को, एक मिनट। सर एक मिनट सर, कैलकुलेशन वो सर। सर ये सितंबर 2025 में सर 44 के हुए ना सर, तो अभी 45 रनिंग होगा ना सर। सितंबर 2026 में सर कंप्लीट होंगे ना सर। सर ये बात समझा दीजिए सर, इसको कैसे लेना है। एक मिनट, एक मिनट मैम, एक मिनट। इसको मूव करो, मेरे को मिटाना है। मैम आई थिंक यू आर राइट, आपका शायद कैलकुलेशन ठीक है। 81 से 44 कंप्लीट एक होगा मिनट, एक मिनट। 2025 में। देखिए देखिए, दोबारा कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए। कोई आपका दोबारा से, इसमें ना कई बार निकालने में कंफ्यूजन होता है। इसको ऊपर करना है। ऊपर। या सर आपकी एज कौन से मंथ ईयर में, डेट ऑफ बर्थ बोलिए, मंथ ऑफ और ईयर ऑफ बोलिए प्लीज। सर सितंबर 1981 सर, 17 सितंबर 1981। तो सितंबर होता है आपका 9वां महीना। इज इट करेक्ट? जी 1981। हाँ जी, जी। कैलकुलेटर करिए। 1981 से अभी कौन सा चल रहा है? 2026 चल रहा है।
हाँ जी, कैलकुलेटर है किसी के पास? सर ये सर 46 मेरे ख्याल से रनिंग एज है इनकी। 45 ही आएगी सर, मेरा भी यही है सेम, 81 का ही 45 पड़ा। आएगी मैम, बिल्कुल मैम सही बोल सर रही है, 45 है 45 रनिंग होगा जी। एक मिनट सर, एक मेरा मिनट। भी यही है। सर पहले तो ये बताइए कंप्लीटेड एज किसको पकड़ते हो और रनिंग एज किसको पकड़ते हो आप? देखिए, इनका जन्मदिन सितंबर में जा चुका है, तो अब जो भी एज आएगी हाँ रनिंग आएगी। इज इट करेक्ट? अगर किसी का आने वाला जी होगा तो आप जीजा देखिए, 2026 माइनस 1981, 45 इनके 45। कंप्लीटेड हो चुके हैं। यस। और सर 46 रनिंग होगी इनकी 46 रनिंग जहाँ है। तक। और कमिंग फॉरवर्ड में जो बर्थडे होगा वो 46 हो जाएगा। यस। हम्म। सर पर अभी 26 का एक मिनट एक सितंबर मिनट एक मिनट एक आया मिनट। नहीं ना सर। हाँ, सुनिए सुनिए, वही तो मैं आगे सितंबर बात आया। करूंगा। अभी हमने हाँ 2026 से माइनस करा और सितंबर अभी आया नहीं है, बाकी आया है। नहीं। बाकी तो है। हाँ इनकी रनिंग एज 45 है। इज इट करेक्ट? कंफ्यूजन ना हो, आप लोग करेक्ट जी दोबारा सर। से निकालिए, इसको निकालने में कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए मैंने बोला सर। सर 2025 से माइनस करेंगे सर, क्योंकि अभी सितंबर आया नहीं है ना, इसीलिए फिर सही हाँ, आ 25 जाएगा। बस, इसको आप कैसे भी किसी भी मेथड से माइनस कर सकते हैं। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सर का एग्जांपल हटा के कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरा जन्मदिन अभी नहीं आया है, मेरा जन्मदिन आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। इज इट करेक्ट? एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा बर्थ है 1981, नेक्स्ट मंथ कौन सा आने वाला है? सर मई 19/5/1981। मई में आने वाला है ना सर। सोचिए अब, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं कि हम इनका भोगे का ग्रह निकालेंगे अगले साल का। हम्म। जी सर। अभी राजीव सर की जो भी एज चल रही है, हम उनका बर्थ मान के चल रहे हैं, उनका मई का है ना। कंफ्यूजन नहीं कर रही है, किसी को कंफ्यूजन हो दोबारा से कर लेंगे। मई का हम माने, हम चाह रहे हैं कि इनका नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट ईयर का धोखे का ग्रह निकालें। तो मई तो अभी कंप्लीटेड नहीं हुआ है ना। इज इट जी करेक्ट? सर। हम्म। तो अब हम 1981 से निकालेंगे तो इनकी एज आ जाएगी 45। करेक्ट सर। हम्म। करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल यही। जी। इसी के अंदर आप एक एक प्लस कर लीजिए 1, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है ना। और हमेशा धोखे हम्म। का ग्रह आप अगले साल के लिए निकालते हैं। इस धोखे ग्रह हम्म। से 45 प्लस 146, इनका सन बैठा हुआ है, इन्होंने बताया मेरा सन है 12th हाउस में, माइनस 34 12। आ जाएगा। तो करेक्ट यहाँ 34। पर आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इज इट करेक्ट? जी थर्टी ठीक सर। है सर। फोर में से करेक्ट। 34 को आप डिवाइड करेंगे 12 से, 12 खाने, 12 खाने मतलब 12th हाउस। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 10 आ जाएगा सर, रिमाइंडर। 10। इनका रिमाइंडर क्या आया? 10। धोखे हम्म। की कुंडली जो फिक्स है, इसके अंदर आपने देखा 10, हाउस नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? जुपिटर। जुपिटर। तो जुपिटर। इनका धोखे का ग्रह कौन बन गया? जुपिटर जुपिटर। बनूंगा सर। बेटा। जुपिटर बन गया। इज इट करेक्ट? करेक्ट सर। किसी को कोई मेथड समझने में दिक्कत आ रही हो तो फिर दोबारा कर सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको किसी भी नेटिव की समझाने में थोड़ा सा ऐसा लगता है, रनिंग एज लेनी है, उसमें प्लस करना है आपने 1, और उसमें से माइनस करना है आपने जहां भी आपका सन बैठा हुआ है, सन वाला हाउस, सन हाउस। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी का सन 6 में बैठा है तो आप माइनस करेंगे 9। अगर किसी का 9 में बैठा है तो माइनस करेंगे 6। 6। अगर किसी का 7th में बैठा है और अगर उसका हाउस नंबर 1 खाली है तो माइनस करेंगे 5। अगर उसका 7th में कोई ग्रह है, वो सन है, और फर्स्ट में कोई ग्रह बैठा है तो आप माइनस करेंगे 7। आई होप 7 ठीक है बिल्कुल सर। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। जो भी जी। आपका ग्रह निकल के आएगा, जो भी आपका खाना नंबर निकल के आएगा, जैसे अभी सर का निकल के आया रिमाइंडर, और ध्यान दीजिए शेषफल 10, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो ग्रह आपका उस वर्ष के लिए धोखे का ग्रह होगा। धोखा कैसा भी हो सकता है, अच्छा या बुरा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इसके अंदर नियम क्या आता है? अगर आपका रिमाइंडर 10 आया
ओ सॉरी, माय बैड। अगर आपका रिमाइंडर 8 आया तो, क्योंकि 8 तो खाली है। अगर आपका रिमाइंडर 9 आया तो 9 भी खाली है। और अगर आपका रिमाइंडर 12 आया तो 12 भी खाली है। तो अब इसका रूल लिखिए, प्लीज नोट कर लीजिए रूल। अगर जातक के नेटिव के बर्थ चार्ट में 8th हाउस में कोई ग्रह बैठा है और रिमाइंडर 8 आया, तो वो ग्रह उस वर्ष उसके लिए धोखे का ग्रह होगा। एक एग्जाम्पल के बर्थ चार्ट में 8th हाउस में राहु बैठा है, तो कौन सा ग्रह हो गया? राहु हो गया राहु। आपका राहु। धोखे का ग्रह। अगर किसी का रिमाइंडर 9 आया है और उसके 9th हाउस के अंदर मरकरी बैठा है, तो उसका धोखे का ग्रह कौन सा हो गया? मरकरी। मरकरी। अगर किसी के 12th हाउस में जुपिटर बैठा है, तो उसका धोखे का ग्रह कौन सा हो गया? जुपिटर। जुपिटर। अब दिक्कत कहां पर आएगी? किसी को लगता है कोई दिक्कत आएगी इसमें? 2-3 ग्रह होंगे तो। यस सर। बस यही दिक्कत आएगी। हम्म। अब मैं आपको एक और सर और D1 में भी नहीं हुए तो भी दिक्कत आएगी सर। मैम D1 की बात ही नहीं हुई है, D1 की बात हो रही है लाल किताब में, और कोई बात नहीं होती, प्लीज, है ना। हाँ सर, अगर D1 में भी अगर 8 9 12 खाली हुए तब भी तो प्रॉब्लम आएगी ना सर। हाँ वही बता रहा हूँ ना मैम, अभी बता रहा हूँ, सुनिए, जी सर। प्लीज नोट कीजिए। यहाँ पर आपको काल पुरुष का चार्ट लगाना है। अगर D1 में आपका 8th हाउस खाली है, तो इसका नेचुरल लॉर्ड होता है मार्स। ओके। और मार्स के साथ ये ग्रह लाल पुरुष के काल पुरुष के हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से दूसरा इसका मालिक है शनि। ये आपका धोखे का ग्रह। इसका मालिक कौन होता है? हाँ जी। जुपिटर। और इसका मालिक भी कौन होता जुपिटर। है? जुपिटर। तो आपका अगर 8 9 और 12 हाउस खाली है और रिमाइंडर आ गया 8 9 12, तो आपके काल पुरुष के जो नेचुरल लॉर्ड है वो लेने हैं। इसमें ध्यान रखिए, वैदिक के अपने चार्ट नहीं लगाइए कि यहाँ पर 4th का लॉर्ड बैठा है तो उसको भी धोखे का ग्रह मान लें। सपोज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वैदिक का लगाने लगते हैं। किसी के यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड होगा कोई, है ना, चंद्रमा मतलब 4th नंबर राशि होगी, तो क्या कहेगा जी मून बन गया ना। यहाँ पर राशि से कुछ लेना देनी, राशि आपकी काल पुरुष की ही आएगी। 8 नंबर राशि आ गई तो मार्स और शनि। अगर 9 नंबर आ गया तो जुपिटर, और 12th आ गया तो राहु। अब यहाँ पर एक ऐड ऑन कर रहा हूँ, आ, किताब में नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और वो ट्राई करना है कि अगर 12th हाउस में आपका लॉर्ड जुपिटर के साथ साथ एक को लॉर्ड होता है राहु, आप इसको भी नोट कर लें, वो भी आपको धोखे का ग्रह हो सकता है। आई होप कि मेरी बात क्लियर होगी। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे चले। क्लियर प्लीज है म्यूट सर। कर लें, प्लीज म्यूट कर लें। अली म्यूट। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकता है, नहीं तो मैं आगे आगे वाले बताने वाला हूं आपको आगे का स्टेप। प्लीज सर म्यूट। एक क्वेश्चन अभी क्वेश्चन है। पूछ। जी और जी क्वेश्चन पूछो। जी जी। ये रूल्स एंड ऑल एवरीथिंग अंडरस्टूड, लेकिन एक क्वेश्चन है, सन इन 7th हाउस, इफ फर्स्ट हाउस एम्प्टी राइट 5th दैट्स फाइन, बट सेकंड हाउस में रेट्रो जुपिटर है। सो लाल किताब में फर्स्ट हाउस को एम्प्टी मानेंगे या रेट्रो जुपिटर का जो हाफ होता है जनरली पिछले घर का भी रिजल्ट देता है वो कंसिडर करेंगे कि या नहीं? नहीं, वो लाल किताब में रेट्रो कुछ नहीं मानते हैं। आप अगर वो तो फर्स्ट हाउस फर्स्ट को मान, एम्प्टी मतलब एम्प्टी है। फर्स्ट हाउस देन एम्प्टी मींस एम्प्टी। थैंक अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये धोखे का कार्ड बताने से पहले आपको बता दिया, ये जो धोखे का ग्रह है ना, लाल किताब में 2 3 तरह से धोखे ग्रह निकल रहे। ये पेशानी के धोखे का ग्रह है। और अगर आपने सुना हो कहावतें या इडियम्स के, हाथों की लकीरें कभी झूठ नहीं नहीं बोलती, माथे की लकीरें कभी झूठ नहीं बोलती। तो ये वो ग्रह है जो आप अपने साथ सारा दिन लिए फिरते हैं, जहां भी आप जाएंगे आपके साथ है, आपके हाथों में और आपकी लकीरों में। इसका धोखा मंदा ही होगा, प्लीज। ये किसने मेरा ये चार्ट खराब कर दिया भाई? मैं तो पहली, अली
इसको ठीक करो। सर एक क्वेश्चन था। सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी मैं म्यूट था जी। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ जी। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर अगर इसका जो धोखे का ग्रह निकलता है वो खुद ही फर्स्ट हाउस का, अगर फर्स्ट हाउस देख रहे तो मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात मैम। धोखे का बात ग्रह? आपने कहा जो रिमाइंडर होगा वो खाना चेक करना है ना। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही इफ मैम। आई एम नॉट सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप कह रहे थे जो रिमाइंडर बचेगा वो वाला हाउस हमने चेक करना है ना। हाँ जी। और जो ग्रह उस हाउस में बैठा होगा वो धोखे का ग्रह होगा। जी मैंने बताया, जो इस फिक्स कुंडली के अंदर जो ग्रह लिखा है वो धोखे का ग्रह होगा। प्लीज मिक्स नहीं कीजिए। हाँ, सर अगर जो इस रिमाइंडर कुछ भी। अच्छा, हम्म, ओके, गॉट नहीं इट समझ सर। आया तो दोबारा बता रहा हूं। मैंने आपको एक फिक्स हाँ, चार्ट दिया है लिखकर, है ना? जो भी आपका जी जी रिमाइंडर जी जी। आएगा, आपने कहाँ पे देखना है? इस फिक्स चार्ट में देखना है कि कौन सा आपका धोखे का ग्रह बना ग्रह है। है, राइट। आपको हाँ, नेटल फर्स्ट अगर चार्ट से कुछ नहीं देखना। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई हम्म, होगी। सर हाँ जी सर, रिमाइंडर हो जैसे गई। किसी को 36 आई और रिमाइंडर तो 1 रह गया, तो सर फर्स्ट हाउस देखेंगे उस केस में। बिल्कुल फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में कौन बैठा हुआ है? सर सन सन। बैठा हुआ है। हाँ, तो कौन हो गया धोखे का ग्रह? सन हो गया, मतलब अगर अच्छा, पूरा पूरा जा रहा है तो फर्स्ट हाउस ले लेंगे हम। बिल्कुल। अभी ठीक इसमें है एक सर। एक लिख लीजिए, कंडीशन लिख लीजिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 आया तो आपको लेना है 12th हाउस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आया तो कौन सा हाउस लेंगे आप? सर हाँ, यही पूछ रही थी, 12th हाउस। जुपिटर आपका धोखे का ग्रह होगा। और अगर 12th हाउस में कोई ग्रह बैठा होगा तो वो हो जाएगा। तो वो हो जाएगा। प्लीज इस बात को भूलिएगा नहीं, है ना? आप कभी जुपिटर ले लें और आपके 12th हाउस में नेटल के चार्ट में कोई ग्रह बैठा हुआ हो बैठा हो। और आप कहे जी सर आपने तो जुपिटर बताया था, प्लीज इस बात को नहीं भूलना आपने, है ना? अभी मैं आपको जी नेक्स्ट सर। स्टेप बताने वाला हूँ कि अगर आपके 8 में आपका रिमाइंडर 8 आ गया या 9 आ गया या 12 आ गया, जो कि हाउस में आपके 2-3 ग्रह हों, तो आप होरा लिखिए। लाल किताब की अपनी होरा है, प्लीज इसको ध्यान से लिख लिए। जब भी आपका सनराइज होता है तो जुपिटर की होरा होती है, पहली होरा हम्म। जुपिटर की 2 घंटे की, सुबह सनराइज से हम्म। लेकर, अगर आप मान लीजिए 6 बजे सनराइज हो रहा है तो 6 से 8। दूसरी होरा सन की 8 से, सॉरी, 8 से 10। तीसरी होरा मून की उनकी दस 10 से से बारह 12 ये टाइम आपको अपने बारह। हिसाब से डिवाइड कर लेना। 12 घंटे में एग्जाम्पल दिए है ना। ये एक आपके टेंटिवली जो आपको टाइम कैसे देखेंगे, जो आपके यहाँ पे सनराइज हो रहा होगा, आपका लोकल टाइम, प्लीज। फोर्थ हो रहा मार्स मंगल, 12 से 12 से 2। 2। 2 फिफ्थ हो रहा, बुध। सॉरी माय बैड, सुनिए मैंने क्या लिखा, मून 10 से 11 की लिखिए हो रहा प्लीज। 2 घंटे की नहीं है मून की, हो रहा 1 आवर्स की है। यार ये किसी ने छोड़ दिया। रवि दत्ता इज प्रेजेंटिंग, प्लीज। आप अपने ठीक को मत छेड़िए प्लीज, माउस को। ये गड़बड़ हो जाता है तो मेरा खुद का गड़बड़ हो जाता है। 1 मिनट।
मैं दोबारा लिख रहा हूँ हो रहा, प्लीज यहाँ पर नोट कीजिए। फर्स्ट हो रहा जुपिटर की टाइमिंग प्लीज बोलिएगा, मैं भूल गया क्या है, 6 से 8 अपनी लोकल टाइम लिखे। सेकंड सन 8 8 से से 10 10। 8 से 10। थर्ड मून मून उनकी 10 10 से 11। 10 से 11। फोर्थ मंगल मार्स, है ना, यहाँ पे लिखिए 11 से 12 मंगल। नेक या मंगल ही लिख लीजिए। और फिफ्थ में लिखिए मंगल बुध। प्लीज म्यूट कर ले भाई प्लीज। 11 से 1 और ये है 1 एक से 2 2। चौथी आपकी पांचवी छठी हो रहा आ गई, मार्स के बाद आ गई वीनस। वीनस की हो रहा है 2 से 4। 4 और 7 नंबर पे हो रहा आ गई आपकी बुध मरकरी। मरकरी की हो रहा है 4 से 6। 6 और आपकी शाम जब हो जाती है, जिसको आप पक्की शाम कहते हैं, वो आ गई राहु। ठीक है, 20 मिनट की हो रहा, 20 मिनट की हो रहा। सबको पता है सनसेट के बाद जो 20 मिनट का टाइम होता है ना, जिसमें अंधेरा छाने वाला होता है, वो राहु की हो रहा होती है। और रात सर जो शुरू हो गई वो हो गई 8 हो गया 9 शनि। और शनि। ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपकी हो रहा आ गई केतु की। किसी को कोई कंफ्यूजन है दोबारा पूछ ले। 6 7 8। सर जब 2 दिन मिलते हैं जब कहते हैं ना, तो वो राहु हो गया 20 मिनट का। ना 2 दिन मिलते हैं शाम जिसको आप कहते हैं। किसी को कोई हाँ कंफ्यूजन है तो प्लीज लिख लें, इसको नोट कर लें। ये लाल किताब की हो रहा है। इसी होरा के अकॉर्डिंग आपने उस ग्रह को आइडेंटिफाई करना है जो आपका धोखे का ग्रह है। प्लीज, अगर किसी ने नोट नहीं करा तो नोट कर लें। फर्स्ट हो रहा जुपिटर, सेकंड हो रहा सन, थर्ड मून, फोर्थ मार्स, फिफ्थ भी मार्स, सिक्स वीनस, 7 मरकरी, शाम की हो रहा राहु की, रात की शनि की, और ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं सूर्य उदय से 2 घंटा पहले, इसको आप लिख सकते हो प्लीज। सनराइज से 2 घंटा पहले की हो रहा केतु की हो रहा है। इसी होरा के अकॉर्डिंग आपने अपने धोखे के ग्रह को आइडेंटिफाई करना है। सर अगर 2-3 ग्रह निकले धोखे के, तो फिर कैसे करेंगे उसको? मैम 2-3 ग्रह की बात नहीं हो रही, इसको धोखे के ग्रह 2-3 नहीं निकलते हैं। मैंने आपको अभी होरा बताइए। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हाउस नंबर 8 में आपके 5 ग्रह बैठे हैं। हम्म जुपिटर, मून, राहु, केतु, और कुछ भी डाल लो, और कोई डालना है? कोई बच गया? मरकरी। तो मैंने जो आपको अभी होरा लिखाई है उसमें सबसे पहला कौन सा ग्रह है होरा में? जुपिटर ही है। हाँ जी तो जुपिटर। आपका जुपिटर बन गया पहला ग्रह, वही धोखे का अच्छा ग्रह होगा। प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा बता सकता हूँ, बस यही रूल है। अच्छा इज इट क्लियर है? जी सर। नितिन जी क्लियर है? किसी को कोई डाउट है जी तो जी जी पूछे। सर। सर एक क्वेश्चन हाँ है। जी पूछिए। आपने मार्क्स के लिए दो दो टाइम बताए हैं, एक तो 11 से 12 का, एक बताया है 2 से 4 का टाइम। सर उसको हम कैसे समझें? दो से वो चार मैम जब वीनस है लाल मैम। किताब पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। मंगल नीक और मंगल बद का कंसेप्ट है वो। लेकिन आपको तो हो रहा तो उसी हिसाब से आइडेंटिफाई करनी है ना, जो ग्रह के हिसाब से है। तो अगर मान लीजिए हाउस नंबर 12 में मून और राहु बैठा है, तो कौन कौन आपका धोखे का ग्रह हो गया प्लीज? राहु। मून हो गया। मून हो गया मून हो गया ना? प्लीज। मून हो गया सर। मून की सर होरा मून हो पहले आएगी गया। सर, मून। मून की हो रहा, जो हो भी रहा। हो रहा पहले आएगी वही आपका धोखे का
ग्रह होगा। ग्रह होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है ये, अभी समझने में टाइम लग रहा है, अभी इसको आइडेंटिफाई करना है कि धोखा होगा तो होगा क्या, ये भी तो जानना है ना, यस सर। है ना। धोखा अच्छा होगा, धोखा बुरा होगा, धोखा क्या होगा, वो कैसे जानेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अगर किसी को यहाँ तक क्वेश्चन है रूल समझने में, रूल में सारे बता चुका हूँ, किसी को कोई रूल समझना है तो प्लीज दोबारा से बताएं, नहीं तो अब हम बात करेंगे कि धोखा क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, इसको हटा दो। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें, सबको क्लियर है। ये सब लोग म्यूट है, कुछ लोग म्यूट नहीं है क्या, क्या चक्कर है। ओके, एपी सर ने कह दिया तो बस क्लियर है सबको। अब सुनिए, धोखा क्या हो सकता है उसके लिए मैं चार्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको जो भी है मेंबर उनको एक लाल किताब का वर्षफल का चार्ट आपको भेज दूंगा। नहीं तो सबसे इजी तरीका आपको बता रहा हूँ, एक ऐप है या एक सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोसेज। एस्ट्रोसेज पे जब आप जाएंगे, लेफ्ट साइड में आप लाल किताब की कुंडी खोलेंगे, वहीं पर कॉन्सेप्ट आता है वर्षफल, और वर्षफल में आप अपना वर्षफल निकाल लेंगे, और इसी तरह से अपना धोखे का ग्रह बना लेंगे, निकालेंगे, और देखेंगे कि वो ग्रह उस वर्ष किस हाउस में आया है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। जी सर। सर एक एस्ट्रोसेज बार एक रिपीट ऐप है। देंगे। जी मैम, एस्ट्रोसेज एक ऐप है, और भी बहुत सारे होंगे, आई डोंट नो, मैंने सिर्फ आपको बता दिया, फ्री वाला ऐप है, फ्री सर्विस है वो, तो जनता जो है फ्री के पीछे भागती है। तो एस्ट्रोसेज में आप जाएंगे, अपनी लाल किताब की कुंडली निकालेंगे, वहां पर आप लाल किताब का वर्षफल निकालेंगे। सपोज जैसे अभी राजीव सर का ने बताया कि उनका 45 चल रहा है, तो हम उनका अगले वर्ष का वर्षफल निकालना चाहते हैं। इज इट करेक्ट। तो अगले वर्ष का निकालने के लिए ध्यान रखिए, अभी तो हमने उनकी रनिंग एज के निकाली है, ये अगले वर्ष का नहीं है, उनका 45 रनिंग चल रही है ना, तो ये उनका इस यस वर्ष सर। का धोखे का ग्रह है। अगले वर्ष का निकालने के लिए आपको 46 करना पड़ेगा। इस वर्ष में उनका खाना नंबर हाउस नंबर 10 का ग्रह जुपिटर निकला है। तो अब राजीव सर जाएंगे, अपनी वर्षफल निकालेंगे, और वहां पर देखेंगे जुपिटर की प्लेसमेंट। अगर जुपिटर किन्हीं अच्छे घरों में आया है, और जिसको आप यहाँ पर एक वैदिक का लगा लीजिए रूल, हालांकि लाल किताब का रूल कहने में दोनों में फर्क है, लाल किताब की टक्कर नहीं पड़ रही है, अष्टम से टक्कर नहीं पड़ रही है, यानी ग्रह और ज्यादा खराब नहीं है, तो कम धोखा होगा। अगर वो ग्रह टक्कर खा रहा है, किसी भी और भी खराब हालात में है, तो धोखा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि राजीव सर का जुपिटर 10th हाउस में आ गया, तो कहां पर धोखा हो सकता है, कार्यस्थल पर धोखा हो सकता है। वर्क अगर प्लेस इनका पर सर। जुपिटर वीनस से पिट रहा होगा, ये लाल किताब की भाषा है, वीनस से अष्टम की टक्कर पड़ रही होगी, तो धोखा देने वाली कोई महिला हो होगी। सकती है। इज इट करेक्ट। जुपिटर जो है वो इनका ये खुद जीव कारक भी है ना, या जुपिटर कोई वृद्ध व्यक्ति भी धोखा दे दे सकता दे है। सकते। अगर मान लीजिए किसी का भी कोई और ग्रह बनता है, सपोज किसी महिला का राहु ग्रह बन गया, या किसी भी जातक का राहु, तो सबसे पहले तो राहु का कार्य तत्व देख लिए, ससुराल से धोखा मिल सकता। है ना। मिल अब सकता राहु है। के बारे में तो मिल सकता है नहीं लिखेंगे, राहु के बारे में लिखेंगे मिलेगा। ओके, राहु के मिलेगा। बारे में आप क्या लिख लोगे, मिलेगा। होगा ही तो होगा। आपको राहु सबसे बड़ा कारक अचानक का है, अचानक से मान लिए राहु आपका 12th हाउस में आ गया वर्षफल में, तो आपको अचानक अस्पताल में भर्ती होना 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 पड़ेगा। पड़ेगा। होना पड़ेगा। पड़ेगा। आपको अचानक पैसों का लॉस हो होगा। सकता है। हो होगा। जाएगा। हो सकता नहीं है, हो होगा। जाएगा, होगा। होगा ही होगा। होगा ही होगा। अभी दूसरा ग्रह कोई ले लेते हैं, मरकरी, है ना, और मरकरी अष्टम में आ गया, 6 8 12 के ग्रह के लिए खास तौर पे एक हिदायत दे रहा हूं आपको, तो जातक को हेल्थ इशू हो सकते आएंगे, हैं। मरकरी से रिलेटेड हेल्थ इशू आएंगे। आएंगे।
आएंगे। अभी आप अगर एस्ट्रोसेज पे हैं तो आप ध्यान दीजिए, वहां पर आपको ये देखना है कि आइडेंटिफाई करना है कि किस मंथ में होगा, तो वहां पर मंथ कुंडली भी आती है। ओके। वर्ष के बाद सर कौन सी एक कुंडली आएगी? मंथ कुंडली। जब भी मंथ मंथ कुंडली में कुंडली भी आती है। मरकरी 8th हाउस में आएगा तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी। ज्यादा नहीं होगी, उसी टाइम पर होगी। और पूरे साल थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। अब मैं आपको सर जैसे टाइमिंग मेरा बता रहा हूँ। वीनस मेरा धोखे का ग्रह है और वो मेरा लगन में आया हुआ है वर्ष फल में, और अष्टम में टक्कर हो रही है मरकरी और सूर्य से। हाँ मैम तो प्लीज, सर अभी मैं अभी हम बहुत सारी संभावनाओं पे बात कर रहे हैं, कुंडली हम आपकी बाद में लगा लेंगे। अभी मुझे कंसेप्ट पूरा करने दीजिए, नहीं तो बीच में रह जाएगा। बहुत सारी चीजें इसके अंदर, अभी एक ही चीज नहीं है ये कि ये इसी से पूरा हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, आप स्पेसिफिक टाइम निकाल सकते हैं। लाल किताब का वर्षफल देखने का एक नियम लिख लीजिए। लाल किताब में जिस हाउस में भी सूर्य आया है आपका वर्षफल में, उस हाउस को आप लगन बना लेंगे। सपोज आपके वर्षफल में सूर्य 3rd हाउस में आ गया, तो आप 3rd हाउस को लगन बना लीजिए। वही एक बात है, यानी मंथली घुमाएंगे, 12 महीने होते हैं ना, तो 3rd हाउस हो जाएगा 1st हाउस, और उससे कैलकुलेशन करेंगे जो भी मंथ है। सपोज राजीव सर का जन्म सितंबर में आता है, तो सितंबर में सूर्य आया 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस को आप कौन सा महीना मानेंगे? सितंबर। फर्स्ट सितंबर सितंबर। सितंबर 4th हाउस कौन सा हो गया? अक्टूबर। अक्टूबर। बस इसी तरह से पूरे 12 खाने घुमा लेंगे। अब इसमें एक ग्लिच है, वो ग्लिच भी लिख लीजिए। कई जगह ऐसा भी मान देखा गया है कि जो 1st हाउस है वही 1st हाउस माना जाए, है ना। हमने अभी क्या पढ़ाया मैंने आपको कि सूर्य 3rd हाउस में है तो आप उसको 1st हाउस बना लें। नहीं, आप जहां पर भी वो जैसा भी चार्ट है उसको वैसे भी आप देख सकते हैं, वैसे ही आप पाएंगे कि वही चीजें सिम्टम्स आपके साथ होंगी। अगर मान लीजिए किसी का भी एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का केतु धोखे का ग्रह बन गया, तो किस किस चीज से रिलेटेड उसको धोखा हो सकता है? अब आप मुझे बताइए, आपको सिग्निफिकेटर कितने याद है? और केतु बैठा हुआ है, केतु को टक्कर पड़ रही है जुपिटर से। सर ये बच्चे से टक्कर की कंसेप्ट क्या है? मैम टक्कर का षडाष्टक लगा लें, जो भी अपने से ग्रह अष्टम में बैठा हुआ है वो दूसरे ग्रह को टक्कर मारना है। सपोज ये कोई ग्रह हो गया क्लियर। 12 में बैठा है तो वो 7th को टक्कर मारेगा। ओके, ओके सर। क्लियर सर है। बच्चों अभी से मैं आपको टक्कर का एक बहुत खतरनाक रूल बताता हूँ, वो जरूर प्लीज नोट कर लीजिए। अभी ये चार्ट आपके सामने है। टक्कर का एक रूल बहुत ध्यान से लिख लीजिए और हमेशा के लिए लिख लीजिए, जब भी आप लाल किताब पढ़ें तो आपने इस टक्कर को ध्यान देना है। जो वो जो भी कुछ पूछ रहा है वो टक्कर, सबसे पहली टक्कर कौन सी होती है? 1st से 8th वाली, है ना। एक चीज ध्यान रखिए, जो भी ग्रह 10th हाउस में है वो टक्कर मारेगा 4th हाउस, 5th को मैम। फिफ्थ हाउस को। सॉरी 5th, और जो भी ग्रह 1st हाउस में है वो टक्कर मारेगा एट्थ हाउस को। ये दो टक्कर सबसे खतरनाक टक्कर हैं। खतरनाक की स्पेलिंग नहीं आई रही मुझे, लिख लेना। डेंजरस टक्कर है, क्योंकि 1st हाउस में जो ग्रह बैठा है वो खुद है, और 8th हाउस क्या है? शमशान। अगर आप शमशान में टक्कर मारोगे, अपना सर मारोगे, ये सर है ना आपका, तो सर किसका फूटेगा? आपका। और ये जो 10th हाउस है यहां से टक्कर मारता है पैर से, तो जो 10th हाउस से टक्कर लगेगी उससे 5th हाउस डैमेज होता है। इस टक्कर का आपने खास ख्याल रखना है, इसकी रेमेडी जरूर करनी है। आई होप मेरी बात आपको क्लियर आ गई होगी ना।
बाकी टक्करों के सर बारे में बाद में पढ़ेंगे। जी एक सवाल पूछूं सर? जी जी बिल्कुल। सर जैसे अभी 10th में जुपिटर आया हुआ, मैंने लाल किताब की वर्चुअल कुंडली निकाली, तो इसमें 5th में केतु आ रहा है सर। तो मतलब जुपिटर की टक्कर पड़ रही है सर केतु को? बिल्कुल जी। आपका जुपिटर ओके। वाकई उसमें अभी जो जैसे निकला है, तो आपका जो वहाँ पे वर्षफल के अंदर जुपिटर कहाँ पर है? वर्चुअल के अंदर जुपिटर 4th में है सर, सूर्य बुध और गुरु 4th में है। सर रिकॉर्डिंग चालू कर लो। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन ही है। नहीं नहीं, चालू है, आप चालू है। गलत देख रहे हैं, गलत देख रहे हैं सर। राजीव सर, 10 नंबर जी से तो आपने ये देख लिया कि जुपिटर धोखे का ग्रह बन गया आपका, है ना। अब आप देखेंगे जी वर्षफल में, आपने बोला जुपिटर आपका कहाँ पर बैठा है? 4th फोर्थ में हाउस सर, में, सूर्य तो बुध और यहाँ पर गुरु तो में। बहुत जी। अच्छा बैठा है ना। तो अच्छा सर, धोखा ओके, कौन सा यहाँ हो ठीक सकता है? अच्छा धोखा हो सकता है। घर आप से रिलेटेड ज्यादा, सर मतलब? आपको कोई गुरु मिल सकता है, आप स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ जा सकते हैं, आप ज्यादा पूजा पाठी हो सकते हैं, है ना। अगर जुपिटर को कोई टक्कर नहीं मिल रही है, तो आपका घर, अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं तो घर बन सकता है, क्योंकि 4th हाउस में बैठा जुपिटर घर बनाता है, बड़ा घर बनाता है। इसको आपने ऐसे और सर समझना है इसको हम, ना। तो सर अगर ये मान लीजिए हम यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट है वर्चुअल कुंडली में, और हम्म, 9th में चंद्रमा है सर, तो चंद्रमा की टक्कर है सर क्या गुरु पे? ये मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ सर। हाँ क्योंकि 9th में चंद्रमा है, तो अष्टम से हो गया सर ना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, आपको जी। लंबी यात्रा दे सकता है। जी ठीक है सर। धार्मिक क्लियर। लंबी यात्रा, या आप स्पिरिचुअल इंक्लाइन हो जाएंगे बहुत ज्यादा, स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो जाएंगे बहुत ज्यादा। हम्म। ठीक है जी, 2 टक्कर मैंने आपको बता दी, आपको रूल बता दिया। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो अब सबसे बात खतरनाक है वो लिखिए। जो भी आपके बर्थ चार्ट में 10वें हाउस में ग्रह बैठा है, अगर कोई बैठा है, कौन सी चार्ट में? नेटल चार्ट में। जब भी वर्ष फल में वो वापस से 10th हाउस में आएगा, तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। एक एक धोखे का ग्रह आपने कैसे निकाला है? अभी जो हमने मेथड यूज किया, आई होप क्लियर है। दूसरा, अब ये दूसरा स्टेप है, दूसरा धोखे का ग्रह। आपके बर्थ चार्ट में जो भी ग्रह बैठा है, जब भी वो वर्षफल में वापस लौट के 10वें हाउस में आएगा, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। होगा। अब अगला सवाल कोई ये ना पूछे कि जी मेरे तो बर्थ चार्ट खाली बैठा है तो वही लॉर्ड आएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर 10th हाउस में आपके कोई ग्रह नहीं है, तो कुछ भी धोखा नहीं होगा। 10th हाउस से रिलेटेड आपको धोखे का ग्रह कौन सा निकालना है, जैसे ये निकलता है। आप थर्ड रूल लिखिए, तीसरा धोखे का ग्रह लिखिए। जो भी ग्रह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, असल इसको भूल जाते हैं निकालने के चक्कर में। एक धोखे का ग्रह मैंने आपको निकालना बताया, दूसरा धोखे का ग्रह मैंने आपको बताया कि 10th का जब भी वापस 10th में आएगा तब धोखा होगा। तीसरा लिखिए, जो भी ग्रह नेटल चार्ट में जहां पर बैठा है, जब वो वर्ष फल में अपने से 10th चला जाएगा, तब भी आपके साथ धोखा हो सकता है। एग्जाम्पल बताइए किसी का। राजीव जी, आपका कहां पर है जुपिटर नेटल चार्ट में? नेटल चार्ट में सर 12th हाउस में सर जुपिटर। ओके, तो जब भी राजीव सर का वर्ष फल में जुपिटर कौन से हाउस में आना नाइन्थ चाहिए? नाइन्थ। 10th, नाइन्थ हाउस 9th में? में। 9th में नाइन्थ क्यों हाउस। आना चाहिए? नाइन्थ, 12th में है ना इनका। तो नाइन्थ में आएगा 12th में। सर। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ बिल्कुल सही है, 9th में। 9th में आएगा तो इनके साथ धोखा बड़ा होगा। होगा सर। होगा। आई होप मैं क्लियर हूं। ठीक है। चौथा धोखे का ग्रह लिखिए। आपके नेटल चार्ट में जो भी ग्रह जिस ग्रह से 10वां बैठा है, वो उसको धोखा देता है। सर ये रिपीट कर दीजिए, ये नहीं समझ आया। जो भी आपके नेटल चार्ट में, एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा सन 7th हाउस में बैठा है और मेरा मून 5th हाउस में है, तो सन के लिए मून धोखे का ग्रह है। आई सर होप क्लियर है। कैसे? सर ये रिपीट टेंथ करो, बोला ये ना आपने? समझ नहीं आया। अरे सर कुंडली में टेंथ बोला आपने, 4th हाउस होगा, 4th हाउस। एक मिनट, वो लगा लो, दोबारा चार्ट लगा लो। 7th में सन है तो सर 4th हाउस होगा ना?
काउंट करो, बोलो काउंटिंग देखो, मुझे नहीं पता, मैंने एक आइडिया बताया, काउंटिंग फोर्थ करके हाउस ही निकलो। आएगा सर, फोर्थ हाउस आएगा। फोर्थ आवर। फोर्थ हाउस आएगा सर। ओके, फोर्थ आ रहा है तो फोर्थ कर लो। जो भी टेंथ होगा हम कर लेते हैं, यही चार्ट मान लो। हाँ जी, राहु के लिए कौन सा धोखे का ग्रह होगा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मार्स हम्म। धोखे का। मार्स सर ग्रह है। अब यहाँ पर आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अगर टाइम है तो 5 मिनट ध्यान से समझिए इस बात को। जो भी नेटल चार्ट में जब भी मार्स राहु से मिलेगा, या आप कोई मार्स की चीज राहु से मिलाएंगे, तब आपके साथ धोखा होगा। एग्जाम्पल बताऊं, अगर आपका छोटा भाई आपके ससुर से मिलेगा तो आपके साथ धोखा। होगा। आई होप मैं बिल्कुल क्लियर हूं, अगर नहीं है तो कोई पूछ सकता है हैंड रेज करके, यही जीवित कारका का धोखा है। सर सर ये सही अगर सर। सर एक अगर वहां पे एक से ज्यादा ग्रह हो फिर। तो हो रहा। एक एक सर दूसरा ये एग्जांपल सबसे। दूं, देखो देखो, सबसे कॉमन एग्जांपल देता है ना, बड़ा मजे का एग्जांपल हम्म। देता हूँ, आप लोग बड़े हैरान हो गए ऐसी बात सुनकर, और इसको चार्ट पे लगाना। अगर यहाँ पे मार्स ना हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख लो, सन कहाँ पर बैठा है, सन। सन का कोई धोखे का ग्रह बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जुपिटर। जुपिटर। हाँ, तो जुपिटर ले लीजिए, मेरा गुरु, इज इट करेक्ट, हम्म। मेरे गुरु जी। तो मेरे गुरु जी का मेरे पुत्र से हमेशा झगड़ा। रहेगा। जब भी मेरे गुरु जी मेरे सन से मिलेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ धोखा होगा। होगा। सर इसको इसका एक, मतलब नेट हमें नेटल का देखना है और उसको फिर वर्षफल में चेक करना है कि अगर वो मिल रहे हैं तो हमें उसमें धोखा होगा। नहीं 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 नहीं, गलत पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा नहीं जल्दी। समझ आया सर ये। हर ग्रह कुंडली से पे। 10वां ग्रह उसका धोखे का ग्रह है, बस इसको लिख लीजिए, अब समझ में आ जाएगा शायद, आई होप आपको। हर ग्रह से 10वां ग्रह उसका धोखे का। ग्रह। ग्रह होता है। तो वर्षफल में कैसे देखेंगे उसको कि कब वर्षफल धोखा की बात होएगा। नहीं हो रही मैम, डिड आई से वर्षफल। अच्छा नो। वर्षफल में देखना है ये। ओके। मैंने आपको 4 तरह से धोखे का ग्रह बताया है ना, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ बहुत शॉर्ट, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। पहला मैंने आपको चार्ट से निकालना शुरू दिखाया धोखे का ग्रह, वो आप निकालेंगे वर्षफल में, इज इट करेक्ट। फिर वर्षफल में ही आप देखेंगे 10वें ग्रह का, 10वें हाउस का ग्रह जब भी 10वें में लौट के आएगा आपके साथ धोखा होगा। होगा। हो सकता है। तीसरा क्या मेथड बताया मैंने आपको, कि हर ग्रह अपने से 10वें ग्रह का धोखे का ग्रह ग्रह है। है ना। तो 10वें का ग्रह जो भी जी। जब भी उससे उसकी चीज मिलेगी तो आपको धोखा होगा ही होगा। होगा ही होगा। नहीं, तीसरा मेथड मैंने आपको बताया कि जो ग्रह आपके वर्ष उसमें नेटल चार्ट में बैठा है वो 10वें में जब आ जाएगा तब आपके साथ धोखा पहुंचेगा होगा, तब। इज इट करेक्ट। ये चौथा जी मेथड लिखिए जी। कि नेटल चार्ट में, आई एम नॉट, वर्षफल में भी और नेटल चार्ट में दोनों लिख लीजिए, वर्षफल और नेटल चार्ट दोनों एक ही बात हो जाएंगी। जो भी ग्रह अपने से 10वें बैठा होता है, किसी ग्रह से 10वें बैठा होता है, वो उसका धोखे का ग्रह होता बन है। जाता होता है। है। इसको अगर आप बीएनएन में लगा सकते हैं ना तो सुन लीजिए, अगर आपने देखा कि आपका सन 7th हाउस में है और मार्स 4th हाउस में है, तो पिताजी को धोखा मंगल। देगा। 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 आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन जी। हो तो अपना सवाल रेज कर सकता है, हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो ये। सर आपने यही बताया ना कि हम वर्षफल में भी चेक कर सकते हैं लास्ट वाले में। वर्षफल में भी चेक करें। अब सुनिए, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका मेथड, इसको यूज कैसे करना है। जब भी आपके साथ कोई विवाद हुआ या प्रॉब्लम्स आई है, आप उस वर्ष का पीछे जाइए, पास्ट में वर्षफल निकालिए और ग्रह पकड़ हम्म। लीजिए। कब आपके क्या साथ पकड़ जायदाद के कुछ मामले खराब हुए हैं तो मंगल आ जाएगा आपके साथ में, है ना। हम्म। अगर ठीक है। आपके साथ में कोई बहुत सारे, इसको तो रिकॉर्डिंग ऑफ ही कर दो है, नहीं तो अली इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करो।